हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपने चैप्टर 5 संगठन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 5 पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया है और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे वो वीडियो देख चुके होंगे और अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या लक्षण हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या लाभ हैं और उसके क्या दोष होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और औपचारिक संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। औपचारिक संगठन का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं? इस डेफिनेशन से ये बड़ा ही क्लियर है कि औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जहां कोई भी कार्य पूर्व निर्धारित रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही किया जाता है। मतलब औपचारिक संगठन के अंदर पूर्व निर्धारित गतिविधियां होती हैं और पूर्व निर्धारित नियम होते हैं। जो भी कार्य औपचारिक संगठन के अंदर किए जाते हैं वो पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार ही किए जाते हैं। ये पहले से जो टॉप मैनेजर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, वो पहले से तय कर देते हैं कि किस नियम के अनुसार पूरी संस्था में कार्य किए जाएंगे। और यहाँ पर व्यक्तिगत भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यहाँ जो नियम होते हैं उसे पालन करना आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, आप तो पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ढांचा जो होता है, संगठन ढांचा जो होता है, आप दो प्रकार का होता है। पहला कार्यात्मक, दूसरा प्रभागीय ढांचा जिसे हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन दोनों प्रकार के संगठन ढांचे के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का संगठन मौजूद होता है। चाहे किसी भी प्रकार का ढांचा हो, कार्यात्मक या डिविजनल, दोनों प्रकार के संगठन ढांचा के अंदर जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो औपचारिक होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होता है। मतलब जो किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, कार्य के आधार पर विभाग अगर स्थापित भी किया गया है तो उसके अंदर जो कार्य है वो किस नियम के अनुसार किए जाएंगे, उसकी गतिविधि जो होती है वो पूर्व निर्धारित होती है। तो औपचारिक संगठन जो होता है उसका अस्तित्व जो होता है वो पहले से तय किए गए नियम और जो गतिविधि है उस पर आधारित होता है। इसके मानदंड, कार्य करने के तरीके पहले से तय होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको औपचारिक संगठन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम औपचारिक संगठन के मुख्य लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ये बड़ा ही आसान है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसमें परिभाषित आपसी संबंध होते हैं। इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप या परिभाषित आपसी संबंध का अर्थ होता है कि इसमें जो कर्मी काम करते हैं उनके आपसी संबंध जो होते हैं वो कैसे होंगे, इसकी स्पष्ट व्याख्या पहले से ही कर दी जाती है। उनके संबंध पहले से ही परिभाषित रहते हैं। सभी को अपने अपने दायित्व और अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसका अधीनस्थ है और कौन किसका सुपीरियर। मतलब सभी को पता होता है कि मेरा अधिकारी कौन है और मुझे किससे आदेश प्राप्त करना है और कौन किसका अधीनस्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यह नियम एवं कार्यविधियों पर आधारित है। तो औपचारिक संगठन जो होता है ये एक नियम और पहले से तय की गई कार्यविधियों पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर जो भी नियम
पालन किए जाएंगे वो पहले से तय होते हैं, और जो गतिविधियां होती हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं। जो कार्यविधि होती है वो उस कार्यविधि का पालन किया जाना आवश्यक होता है। इसमें हम अपने मन से, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते। जो संगठन का पहले से तय किया गया नियम या कार्यविधि है उसे पालन करना आवश्यक है। और इनके द्वारा इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक संगठन में, नियोजन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए पहले से सारे नियम और कार्यविधि तय कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये कार्य विभाजन पर आधारित है। तो बच्चों, जो औपचारिक संगठन जो होता है इसका मेन बेसिस ही जो होता है वो कार्य विभाजन होता है। औपचारिक संगठन में जो भी कार्य होते हैं वो पहले से ही विभाजित कर दिए जाते हैं, और कार्य के आधार पर, आपने तो पहले भी पढ़ा है, कार्य के आधार पर विभाग भी स्थापित किए कर दिए जाते हैं। तो चाहे उत्पादन के अनुसार विभाग स्थापित किए गए हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कार्यात्मक ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, कि कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन ढांचा हो, यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य विभाजन शुरू में ही कर दिया जाता है। सभी को अपना अपना उत्तरदायित्व, अपने कार्य पहले से पता होते हैं, और इसी आधार पर एक विभाग दूसरे विभाग के बीच में क्या संबंध है ये भी क्लियर हो जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का संबंध किससे हो सकता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का संबंध तो सबसे हो सकता है, सेल से, फाइनेंस से। तो सभी विभागों के बीच का संबंध इसी के कारण, कार्य विभाजन के कारण एकदम क्लियर होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली क्रिएटेड का मतलब होता है यहाँ पर जो भी उद्देश्य नियोजन में स्थापित किए गए थे संस्था में, उस संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर, सोच समझकर पहले से नियम और कार्यविधि तय कर दी जाती है, और उसी नियम को संस्था में कार्य करने के समय पालन किया जाता है। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि यह कार्य जो होता है, यहाँ पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो पहले से नियम के अनुसार ही किए जाते हैं, और ये सोच समझ के नियम बनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जानबूझकर स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो औपचारिक संगठन होते हैं वो डेलिबरेटली क्रिएटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह अव्यक्तिगत होता है। इट इज इम्पर्सनल। इसका अर्थ होता है कि जो औपचारिक संगठन होते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे व्यक्तिगत भावनाओं का अनदेखा किया जाता है, अनदेखी किया जाता है उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी कार्य होते हैं वो नियम से होते हैं, पूर्व निर्धारित गतिविधियां होती हैं। यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती, और इसी के कारण क्या होता है, जो ये संस्था होता है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करता है उसका काम ही बहुत, वो किस प्रकार काम कर रहा है यही इम्पोर्टेंट है। वो अनुशासन का पालन कर रहा है या नहीं, ये ज्यादा देखा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये औपचारिक संगठन के मुख्य लक्षण समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है औपचारिक संगठन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला लाभ जो औपचारिक संगठन का होता है वो होता है उत्तरदेयिता निर्धारण में आसानी, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, औपचारिक संगठन में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर सभी को अपने दायित्वों के बारे में, उत्तरदायित्व उनके क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, ये पहले से पता होता है। सभी कर्मचारी को उनके अधिकार के बारे में पता होता है, उनके उत्तरदायित्व पता होता है। तो ये निश्चित होने के कारण क्या होता है, हम जो कुशल कर्मचारी होते हैं और जो अकुशल कर्मचारी होते हैं उनके बीच में बहुत ही अच्छे से अंतर कर सकते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि कौन कुशल कर्मचारी है और कौन अकुशल है, कौन अपना काम समय पर और अच्छे से कर रहा है और कौन अपना काम नहीं कर रहा है। तो जो कर्मी अपना काम समय पर और अच्छे से करते हैं वो कुशल हो गए, और जो काम, चूंकि काम पहले से निर्धारित होता है और कार्यविधि भी तय होती है, तो जो कर्मचारी पहले से निर्धारित कार्यों को समय पर नहीं करते और या कार्यविधि का पालन नहीं करते वो अकुशल कर्मचारी होते हैं। इन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से
पकड़ सकते हैं और उन्हें उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन में हम उत्तरदायिता निर्धारण में आसानी होती है। इट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यों का दोहराव नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये जो औपचारिक संगठन होते हैं, इसमें तो कार्य पहले से ही तय कर लिए जाते हैं कि क्या क्या कार्य होंगे और कौन कौन ये कार्य करेगा और कैसे करेगा, क्या नियम होंगे, क्या कार्य विधियां होंगी, ये पहले से तय कर लिए जाते हैं। तो सभी को कार्य बांट भी दिया जाता है, ये तो आप लक्षण में भी पढ़ चुके हैं। तो सभी को कार्य बांट जब हम देते हैं तो कोई भी कार्य का दोहराव नहीं होता, एक कार्य को दो लोग नहीं करते, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स, सभी कार्य को बांट दिया जाता है, इसलिए ये इसकी संभावना ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आदेश की एकता संभव, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। क्योंकि औपचारिक संगठन में सभी को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व पता है, सभी के आपसी संबंध भी बहुत ही स्पष्ट होते हैं। आपसी संबंध तो आप समझ चुके हैं, मतलब कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सभी को पता है। माने एक अधीनस्थ को पता होता है, मतलब ये पता होता है उसको कि उसका अधिकारी कौन है और उसे किससे आदेश प्राप्त करना है, उसे किससे कम्युनिकेट करना है। तो वो अपने ही अधिकारी से आदेश लेता है और यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड लागू हो जाता है, आदेश की एकता यहाँ पर संभव है। नेक्स्ट है लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी, इजी टू सेट गेट गोल्स। इजी टू गेट गोल्स का मतलब है जो यहाँ पे जो लक्ष्य हैं जो नियोजन के दौरान स्थापित किए गए थे, ये प्राप्त करना बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि औपचारिक संगठन के अंतर्गत समन्वय की स्थापना हो जाती है, जो डिफरेंट विभाग होते हैं, जो विभिन्न विभाग होते हैं, उसमें आपसी सामंजस्य कायम हो जाता है और सभी संसाधन, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, इनका उपयोग एकदम अनुकूल तरीके से किया जाता है। इनका उपयोग सही ढंग से करने के कारण संस्था के जो लक्ष्य होते हैं उसे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। उन संसाधन का उपयोग मतलब मशीन या मानव, दो ही तो संसाधन होते हैं, इनका उपयोग अगर हम सही ढंग से सही समय पे करेंगे तो कोई काम रुकेगा नहीं और काम जब सुचारू रूप से अच्छे से होगा तो क्या होगा, संसार के उद्देश्य आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके नेक्स्ट लाभ है संगठन में स्थिरता। जो औपचारिक संगठन होते हैं सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए और नियम का पालन करते हुए कार्य करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे संगठन बहुत ही स्थिर होते हैं, इसमें कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं होती और सबके बीच आपसी संबंध जो होते हैं वो अच्छे संबंध होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और क्योंकि सबको अपना नियम, अपना काम, अपना आपसी संबंध सब कुछ पहले से क्लियर है और ये इस तरह के संगठन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्थिर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं होती। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको औपचारिक संगठन के लाभ समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इसकी सीमाओं को भी पढ़ लेते हैं। औपचारिक संगठन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पहला पॉइंट है काम में देरी, डिले इन वर्क। तो काम में देरी कैसे होती है? जो औपचारिक संगठन होते हैं यहाँ पर जो भी काम हो किए जाते हैं ना, वो तो मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ आपको, वो पहले से तय किए गए नियम के अनुसार किए जाते हैं। जो प्रत्येक कार्य होते हैं वो नियमबद्ध होते हैं और नियमबद्ध होने के कारण यहाँ पर कार्य में कभी कभी अननेसेसरी डिले हो जाता है क्योंकि नियम का पालन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहल क्षमता में कमी, लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो भी काम करने हैं वो पहले से तय है, कार्य विभाजन पहले से कर दिया जाता है, सबको पता होता है कि किसको क्या कार्य करने हैं, नियम भी पहले से तय कर दिए जाते हैं, कार्य विधि भी पहले से तय है। तो जब जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता है कि उनको करना वो वही काम है जो पहले से तय किए जा चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने तरफ से कोई भी एफर्ट्स कुछ नहीं लगाते। इस संगठन में कर्मचारी को वैसा ही करना पड़ता है जैसे कि उन्हें निर्देश दिया जाता है और उनको सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पहल क्षमता की धीरे धीरे उनके अंदर कमी आ जाती है।
तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है संबंधों का यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं, जो इस संगठन में जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच का जो संबंध होता है वो परिभाषित कर देने के कारण उनको उस संबंध के बीच जकड़ दिया जाता है। मतलब उनको पता है ये मेरा अधिकारी है, इससे मुझे सिर्फ आदेश लेना है और जो आदेश देगा उसका पालन करना है। तो और उन्हें क्या हो जाता है, वो चाहते हुए भी जो अधिकारी के पास जो अनुभव है या कोई ज्ञान है तो उससे वो उससे उनका लाभ नहीं उठा पाते, उनसे वो कुछ नया काम नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको वैसा ही काम करना है, वैसा ही आदेश लेना है जैसे कि पहले से तय है। तो यहाँ पर संबंध परिभाषित होने के कारण, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पहले से तय किए जाने के कारण लोग आपस में जो बातचीत करते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है और नियम के अनुसार होता है। तो लोग अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दूसरे को सिखा नहीं पाते। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको औपचारिक संगठन की सीमाएं भी समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले वीडियो में अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे और आगे ये भी सीखेंगे कि अनौपचारिक संगठन के अर्थ क्या होते हैं, उसके लाभ, उसके मुख्य लक्षण, उसके दोष या सीमाएं क्या होती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।